वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज जो आर्टिकल जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हैं कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट हैव रेलेवेंस। ये आर्टिकल बेसिकली द हिंदू में आया हुआ है। सी रंगराजन ने ये आर्टिकल लिखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल अ स्लीपरी स्लोप जो कि लैंडस्लाइड के ऊपर है। वाई इज़ द कावेरी वाटर शेयरिंग इशू फ्लेयरिंग अप अगेन। ये भी द हिंदू में आर्टिकल आया है। दोस्तों हम सारे आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के। कुछ आर्टिकल हैं जो रिपीट होते हैं उसे हम छोड़ देते हैं, और कुछ आर्टिकल कई बार दोनों में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो हम लोग उस दिन वो कवर नहीं करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आपको सारे आर्टिकल होंगे जो हम लोग कवर कर चुके होंगे। अननेसेसरली बहुत बड़ा वीडियो हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि 1 घंटे तक कॉन्सेंट्रेट होकर आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोगों का फोकस रहता है कि सारे आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के कवर किए जा सकें और बेहतर एनालिसिस दिया जा सके, इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े आर्टिकल ले रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरे वीक का देखेंगे तो पूरे वीक का कवर कर चुके होंगे हम लोग। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करिए लोगों से, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपको दे सकें, बेहतर कंटेंट आपके लिए बना सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं आज एडिटोरियल, फर्स्ट एडिटोरियल के बारे में, जो कि है कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट हैव रेलेवेंस। ये सी रंगराजन जी ने लिखा है, जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। प्रीलिम्स के जो पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अलग से, और जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी इस आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट का रेलेवेंस क्या है, क्यों ये न्यूज़ में है, क्यों ये आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले जो कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट है वो लास्ट 2017-18 में हुए थे, जिसे गवर्नमेंट ने डिस्कार्ड कर दिया था। डिस्कार्ड करने का रीज़न्स हमें पता नहीं है। जो लास्ट हुआ था 2011-12 में, उसके हिसाब से जो रंगराजन कमेटी बनी थी उन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेट निकाले थे जो कि बहुत हाई था। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि वो तेंदुलकर कमेटी जो 2005-6 में बनी थी उसके हिसाब से जो एस्टिमेट और पॉवर्टी लाइन है उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम एक्सट्रीम पुअर लोगों पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट का फोकस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे कहीं ज़्यादा है। कैसे रिसेंटली नीति आयोग ने भी इंडियनाइज़ किया है और एक ग्लोबल इंडेक्स है, और एक नीति आयोग जो पब्लिश करता है वो इंडिया के पर्टिकुलरली चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है। उसके जो इंडिकेटर हैं वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से लिए गए हैं। समझ में आया क्या? सबसे पहले अब बात करेंगे जो प्रीलिम्स का बेसिस है। प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है क्या। ठीक है, ग्लोबली पब्लिश कौन करता है इसे, UNDP OPHI। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, कैपेबिलिटी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। कैपेबिलिटी थ्योरी किसने दी थी, अमर्त्य सेन ने। क्या कहा था कैपेबिलिटी थ्योरी में, इन्होंने कहा था कि लोगों की इनकम और कंजम्पशन के बढ़ाने से अच्छा है कि आप किस पे फोकस करें, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने पे फोकस करें। अमर्त्य सेन ने कहा था कि फ्रीडम इज़ डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, फ्रीडम है। अगर आप फ्रीडम दे रहे हैं तो अपने आप लोगों का डेवलपमेंट होगा। उन्होंने कहा था कि लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ाई जाए। कैसे बढ़ाई जाए, वाया एजुकेशन, हेल्थ। अगर आप एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की इनकम जो है बढ़ेगी। ठीक है, ये बात कही गई थी। उसके हिसाब से एक और इंडेक्स आया था जो SDI था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है बनाया गया था। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो क्या मेजर करता है, इंटरलिंक डेप्रीवेशन इन हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो डेप्रीवेशन है, जो पॉवर्टी होती है, वो हमारी क्या होती है, अगर आप बेसिक नीड्स आप जो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी। समझ में आया? तो फिर डेटा रिसेंटली क्या आया हुआ है, जो इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई थी 2005-6 और 2015-16 10 साल में। ठीक है, डिकेड में पूरी कितनी हो गई थी, इसमें हाफ हो गई थी। और लगभग कितने लोग जो बाहर आए थे पॉवर्टी से, वो 271 मिलियन थे एब्सोल्यूट नंबर में। ठीक है, इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं, 3 डायमेंशन है। फर्स्ट है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबका जो वेटेज है वो 1/3, 1/3 और 1/3 बराबर दिया है। इसके इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। हेल्थ के इंडिकेटर है न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, 1/6, 1/6, टोटल 1/3। दूसरा एजुकेशन है ईयर इन स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, 1/3, 1/3। एंड थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुकिंग, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, एसिड, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड हाउसिंग। अगर ये सब सारी चीज़ें आपके यहाँ है तो फिर आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है और आप पुअर नहीं है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन होती क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पॉवर्टी लाइन होती है मिनिमम एक्सपेंडिचर दैट रिक्वायर्ड टू परचेज अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स। ठीक है, तो मिनिमम एक्सपेंडिचर मान लीजिए आपको 1000 रुपये लग रहा है आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो ये आपकी पॉवर्टी लाइन हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपर जो है खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब आप पुअर नहीं है। समझ में आया क्या? इन इंडिया इट इज़ बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू डिफिकल्टी इन असेसिंग रूरल इनकम एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हैं क्योंकि एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है रूरल इनकम को, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है। समझ में आया? तो ये हमारा
स्टैटिक पोर्शन हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या बात की गई है सी रंगराजन जी द्वारा इस आर्टिकल में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल को। एज पॉइंटेड आउट बाय अ एक्सपर्ट ग्रुप टू रिव्यू द मेथडोलॉजी for measuring poverty, there are reservations on using multiple indicators as multidimensional indicator measures raise several issues regarding measurability, aggregation across indicator and crucially of database that provide requested information at reasonably short interval। ठीक है, तो 3 इश्यूज़ हैं। क्या क्या इशू हैं इसमें? जो आप अगर आ जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो आप क्या बोलेंगे उसमें? एक तो मेजरेबिलिटी का इशू है, मेजर करना इतना आसान नहीं है। दूसरा जो इशू है वो एग्रीगेशन का इशू है, एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर। और जो थर्ड इशू है वो शॉर्ट इंटरवल में डेटा एस्टिमेट करने का। ठीक है, शॉर्ट इंटरवल में हमें ये डेटा मिल नहीं पाता है। और आप देखेंगे तो जो एस्टिमेट डेटा है वो 10 साल का निकाला गया है और हम लोगों को शॉर्ट इंटरवल में डेटा की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि मेजरेबिलिटी की। जैसे कि उसने एग्जांपल क्या दिया है कि आप चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है वो बेसिकली पूरी पॉपुलेशन के लिए लेते हैं और हम जो है हाउस होल्ड के लिए एस्टिमेट, पॉवर्टी एस्टिमेट हाउस होल्ड के हिसाब से क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड के हिसाब से एस्टिमेट कर रहे हैं एक चीज़, और आप जो एक डेटा इंडिकेटर में ले रहे हैं वो पूरी पॉपुलेशन के लिए मिलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो एग्रीगेशन का है। एग्रीगेशन में ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जैसे कि एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एग्जांपल कैन नॉट बी एग्रीगेटेड विद इंडिकेटर सच एज चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, तो जो वाटर एक्सेस वाटर है वो डायरेक्टली लिंक भी नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्टली लिंक किससे है? न्यूट्रिशन से है, चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, इनडायरेक्टली लिंक है लेकिन डायरेक्टली लिंक नहीं है, और आप सबको एक ही इंडेक्स में डाल रहे हैं और एग्रीगेट कर रहे हैं। थर्ड जो इशू है, जो सबसे बड़ा इशू है, तो डेटा नहीं मिल पाता है। चौथा जो सबसे बड़ा इशू है, हम एग्रीगेट कर रहे हैं लेकिन जो वेटेज है वो आर्बिट्री डिसाइड कर दे रहे हैं, जैसे 1/3 1/3 1/3 कर दिया। तो ये जो आर्बिट्री डेटा है इससे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि पॉवर्टी इंडेक्स जो है कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। चौथा जो सबसे बड़ी बात की गई है कि जितनी भी कंट्री है उसमें इनकम बेस्ड पॉवर्टी जो है देखी जाती है ना। कोई आदमी गरीब है या रईस है वो किससे डिपेंड करता है? उसकी इनकम पे। अगर इनकम अच्छी है तो एजुकेशन और हेल्थ अच्छा होगा, लेकिन वाइस वर्सा हो सकता है क्या? ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरी? क्योंकि मान लो मिड डे मील स्कीम चल रही है और बच्चे को एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके जो फादर मदर हैं, जो फैमिली है, जो हाउस होल्ड है वो पुअर नहीं होगी, उन्हें 2 वक्त का खाना मिल रहा होगा। तो क्या आप एसेस कर सकते हैं? तो इनकम अच्छी होगी तो एजुकेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इसलिए हमें कंजम्पशन बेस एस्टिमेट की ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि बहुत समय से रिलीज़ नहीं हुआ है और कंजम्पशन बेस एक्सपेंडिचर का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इन्हें लिखा है इन द माइंड ऑफ मोस्ट पीपल बीइंग रिच और पुअर इज एसोसिएटेड विद लेवल ऑफ इनकम। द वेरियस नॉन इनकम इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी आर इन अ फैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ इनएडिक्वेट इनकम। डिफाइनिंग पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन द एब्सेंस ऑफ सच डेटा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर सीम मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इट इज़ दिस मेथड विच इज़ फॉलोड बाय मोस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो जो इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड है वही पूरी कंट्रीज़ में फॉलो की जाती है और उसी का जो रिफ्लेक्शन होता है वो एजुकेशन और हेल्थ पे दिखता है। ठीक है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं होता, जो कि मैंने बात की है। वी डू नॉट हैव ऑफिशियल डेटा ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आफ्टर 2011 एंड 12 टू मेक अ कंपैरिजन विद द ट्रेंड इन अ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। द सर्वे डेटा ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन इन 2017-18 हैज़ नॉट बीन रिलीज्ड ऑफिशियली। इन द एब्सेंस ऑफ सच डेटा देयर हैज़ बीन मल्टीपल स्टडी ऑन पॉवर्टी यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड सच एज एंड यूजिंग सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एंड पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे एंड दे हैव कम अप विद डिफरेंट कंक्लूजन। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने 11-12 में किया था, उसके बाद 2017-18 में जो किया वो ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया, जो कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर डेटा है। उसके कारण जो है हम लोग कोई कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए सेम मेथडोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी और उसके अलावा हम कई सारे जो है इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पॉवर्टी लेबर फोर्स इंडेक्स जो कि 2017 में ही शुरू हुआ है। तो आप कंपैरिजन करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए, रेफरेंस ही नहीं है तो आप कंपेयर कैसे करेंगे कि पॉवर्टी घटी है या कम बढ़ गई है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है होने वाला है करंट पीरियड के लिए। फॉर द पर्पस ऑफ द कंपैरिजन वी नीड टू फॉलो वन मेथड। तो अब जो होने वाला है उसमें हमें कंपैरिजन के लिए सिर्फ एक ही मेथड जो हम पहले यूज़ कर रहे हैं उसी को यूज़ करने की ज़रूरत है। इट इज़ बेस्ट टू वेट फॉर द सर्वे रिजल्ट टू बी पब्लिश्ड। अर्लियर द सर्वे क्लियरली इंडिकेट दैट द पॉवर्टी रेशियो कम डाउन स्ट्रॉन्गली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ। इफ यू लुक एट द recent period including the COVID-19 period, the growth has come down. There is a ground to believe that the rate of reduction in the poverty ratio must have been slowed down. This is at best we guess. We need to wait for consumption expenditure survey data. ठीक है, तो अभी जो कम होने वाला है उसमें हमें
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो जो मेथड है उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2017-18 में है ना आया था बेसिकली कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 40 साल का लो हो गया है, तो हो सकता है गवर्नमेंट मेथड बदल दे। तो सबसे पहले तो वो मेथड सेम रखने की ज़रूरत है। दूसरा, जो ग्रोथ है ना, वो रिसेंटली कम हुई है कोविड ईयर्स में भी और उसके पहले से भी। तो जो पॉवर्टी रेशियो है उसके जो गिरने का उसके जो गिरने का रेट है वो ऑब्वियसली कम हुआ होगा, ऐसा गैस किया जा सकता है, लेकिन हमें वेट करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही बात की है कि कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर जो डेटा है उसका रेलेवेंस कहीं ज़्यादा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से। ठीक है, तो हमें दोनों को साथ में लेके करने की ज़रूरत है। सिंगल MPDI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अकेले जो है हेल्पफुल नहीं है, और पॉवर्टी इंडेक्स भी अकेले हेल्पफुल नहीं है। समझ में आया क्या? दोनों को एक साथ लेके चलने की ज़रूरत है, ये हमारा कंक्लूजन होना चाहिए अगर क्वेश्चंस आते हैं आपको मेंस में कि MDPI हैव इट्स ओन प्रॉब्लम एंड वी नीड बोथ, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया क्या? तो ये हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल था वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के ऊपर था और उसके रेलेवेंस के ऊपर था, और क्या इश्यूज़ हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। समझ में आया क्या? नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है स्लीपरी स्लोप। GS3 के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन हर बार आता है आपका, और एक ना एक डिज़ास्टर हर बार पूछता है। ठीक है, तो इस बार लैंडस्लाइड आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और लैंडस्लाइड, अर्बन फ्लड, ये दोनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, हर साल ही न्यूज़ में रह रहे हैं। इस बार भी ये क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि लैंडस्लाइड क्या होता है। लैंडस्लाइड होता है मूवमेंट ऑफ मास ऑफ अ रॉक, डेब्रीज और अर्थ डाउन द स्लोप। तो जो मूवमेंट होता है रॉक का, डेब्रीज का और अर्थ का डाउन द स्लोप, उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है, अब जो आर्टिकल है उसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, उस डेटा के हिसाब से हम एक बढ़िया सा आंसर बनाएंगे और आपके मेंस के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, द लास्ट टोल टेकन बाय अ क्लाउड बस्ट एंड द लैंडस्लाइड इन हिमाचल प्रदेश इज़ अनदर सॉबरिंग रिमाइंडर टू रिस्पेक्ट द हिमालय रीजन फ्रेजाइल इकोनॉमी। जो रिसेंटली प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, जो डेथ हुई है, वो हमें एक बार फिर से वार्न कर रहा है, रिमाइंड करा रहा है कि जो इकोलॉजी है हिमालय की वो बहुत फ्रेजाइल है। एटलीस्ट 50 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ एज अ टॉरेंशियल रेन प्लमेट द स्टेट इन द पास्ट 3 days, मेकिंग द ऑलरेडी प्रिकेरियस हिल स्लोप अनस्टेबल। ठीक है, तो पिछले 3 दिनों में जो टॉरेंशियल रेन हुई है, टॉरेंशियल रेन का मतलब है वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेन इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, उसके कारण क्या क्या हुआ है, 50 लोगों की जान चली गई है, और जो स्लोप है वो ऑलरेडी अनस्टेबल स्लोप को और अनस्टेबल कर दिया है। द टोल इज एक्सपेक्टेड टू राइज एज मेनी मोर पीपल आर फियर टू बी ट्रैप्ड अंडर द डेब्रिज। बहुत सारे लोग अभी भी डेब्रिज में फंसे हैं, तो ये डेथ जो है टोल बढ़ने के चांसेस हैं। दिस आर नॉट द फर्स्ट कैजुअलिटी दिस मानसून सीजन। According to Himachal Pradesh Disaster Management Authority, higher than a normal rainfall claimed more than 150 lives in the state between June 24 and July 22. Relief has begun on a war footing, but it's time to take measures to prevent such a large loss of life and property in the hills. ठीक है, तो पिछले जून से जुलाई के बीच में 22-24 एक महीने में 150 लोगों की जान चली गई है, क्योंकि एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है। समझ में आया क्या? और बहुत सारा जो है रिलीफ प्रोग्राम शुरू हो गया है वॉर फुटिंग पे, लेकिन हमें ओवरऑल जो है मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि जो प्रॉपर्टी लॉस है, जो लॉस ऑफ लाइफ है, उसको कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लड एंड द लैंडस्लाइड आर नॉट अनकॉमन इन हिमालय रीजन। द यंग माउंटेन्स आर जियोलॉजिकली एक्टिव एंड द रीजन हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ रॉक एंड बोल्डर। तो फर्स्ट कॉज क्या हो जाएगा, नेचुरल कॉज हो जाएगा। जो टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है, टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन, यहाँ पर मूवमेंट जो है लैंडस्लाइड आते ही रहते हैं। ठीक है, दे आर ऑल प्रोन टू लैंडस्लाइड। अगर आप इसरो के लैंडस्लाइड एटलस की बात करें तो ऑल 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश आर ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड, मतलब जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पूरे ही प्रोन है टू लैंडस्लाइड। बट द स्लोप सीम्स टू हैव बीन बिकम अनस्टेबल इन द रिसेंट ईयर। अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट डेटा, द नंबर ऑफ द लैंडस्लाइड इंक्रीज्ड नियरली 6 टाइम बिटवीन द 2020 एंड 2022। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, पिछले 2 साल में जो लैंडस्लाइड के नंबर हैं, अगर 3 आ रहे थे 2020 में, तो 2022 में कितने 18 हो गए, है ना। 6 टाइम राइज हुआ है। ये आपके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। आप लिखने में, इंट्रोडक्शन में भी आप इसको लिख सकते हैं, अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एस्क्राइब दिस टू अ क्लाइमेट चेंज एंड द इंक्रीज इन एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट। तो जो नेक्स्ट कॉज है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स। समझ में आया क्या? ये क्लाइमेट चेंज तो दोनों ही है, नेचुरल भी है और एंथ्रोपोजेनिकली भी बढ़ रहा है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ करेक्ट दैट द एवरेज टेम्परेचर इन द हिमालय रीजन इज राइजिंग फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। देयर इज नो डाउट दैट द शॉर्ट बट इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेनफॉल हैव बिकम फ्रिक्वेंट इन द स्टेट एंड लाइक इन अ सेवरल अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हमारा जो
हिमालय का जो टेम्परेचर है वो पूरे अदर स्टेट अदर जो इस पार्ट है कंट्री के वहाँ से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है, मतलब कन्वेक्शन हो रहा होगा। कन्वेक्शन मतलब एडियाबेटिक कूलिंग, इसके कारण क्या हो रहा होगा, रेनफॉल, और रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहे हैं, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो आ रहे हैं लैंडस्लाइड से रिलेटेड, और बहुत सारी डेथ हो रही है। बट इकोलॉजिकली इनसेंसिटिव डेवलपमेंट हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड हिमाचल कैपेसिटी टू विथस्टैंड इंक्लीमेंट वेदर। तो जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अनसस्टेनेबल है। तो हमारा एक जो रीज़न नेक्स्ट कॉज हो जाएगा अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ में आया क्या? इसके अलावा और क्या हो सकता है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, है ना। इस अनसस्टेनेबल में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम जो है लैंड के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, उसके कारण जो रूट्स हैं वो सॉइल को रोक के रखती है और लैंडस्लाइड कम होते हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसके कारण जो है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के कारण लैंडस्लाइड बढ़ चुके हैं। समझ में आया क्या? इन द पास्ट few 10 years the state has gone a road widening spree. 69 national highway projects have been approved, of which 5 are 4-lane highways. Roads and highway are important to the region economic development, but such projects must be mindful of the area ecological vulnerabilities. For instance, road expansion drives rarely factor in slope stability. There is a little planning on what to do on the construction debris. Last year Himachal Pradesh High Court expressed serious concern on unplanned excavation of field and poorly executed construction of this रोड इन द स्टेट। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉज क्या हो जाएगा, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, अनप्लान्ड एक्सकवेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन डेब्रीज और वाइडनिंग ऑफ रोड विदाउट डिटेल प्रोजेक्ट सर्वे। समझ में आया क्या? नेक्स्ट आप लिख सकते हैं माइनिंग, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम that alert people to the impending landslide are at a nascent state in the country. In Kangra, EWS failed to alert people of a landslide in the first week of this month. Responding to a weather vagaries will require paradigm shift and intervention at various levels. The Himachal tragedy शुड वार्न पॉलिसी मेकर अगेंस्ट डिलेइंग सच एंडेवर्स। ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन की ज़रूरत है। सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो एफॉरेस्टेशन किया जा सकता है, उसके बाद हज़ार्ड जोनेशन मैपिंग करनी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम रिसेंटली फेल हो गया है और नासेंट स्टेज पे है, पर आपको लिखना तो पड़ेगा सॉल्यूशन में। और फोकस क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे करना है। हैपहज़ार्ड अर्बनाइजेशन से दूर रहने की ज़रूरत है, और इसके लिए आप एग्जांपल जोशीमठ का भी दे सकते हैं। और ट्रेनिंग, प्रिपेयर्डनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो ये हमारा मेंस का ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो गया है इस आर्टिकल से। आप डेटा इस आर्टिकल से लीजिए और जो हमने डिस्कस किया है वो सब सारी चीज़ें सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वो है वाई इज़ द कावेरी वाटर शेयरिंग इशू फ्लेयरिंग अप अगेन। ये आर्टिकल मेनली इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो, और मेंस के लिए जनरल क्वेश्चन आ सकता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पे। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कावेरी वाटर डिस्प्यूट पे नहीं आएगा। कावेरी वाटर डिस्प्यूट है किस किसके बीच में, ये तो आप लोगों को सभी को पता है, तमिलनाडु और कर्नाटका का। कर्नाटका अपर रिपेरियन स्टेट है और तमिलनाडु लोअर रिपेरियन स्टेट है। ठीक है, तो अपर रिपेरियन स्टेट जनरली पानी रोक देता है लोअर रिपेरियन के लिए, और तमिलनाडु हमेशा रेस करते रहता है कि उन्हें सफिशिएंट पानी नहीं मिल पा रहा है। दोबारा ये इशू आया है, क्यों आया है, क्योंकि जो रिसेंटली रेनफॉल है, मानसून है, वो उतना अच्छा नहीं रहा है, और जो पानी है, जो रेनफॉल है वो कम आने की संभावना है, उसके कारण कर्नाटका पानी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम कुछ प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। जो स्टेट 17 एंट्री है उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो वाटर है वो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। इरीगेशन वगैरह सब काय में आएगा, स्टेट में आएगा। लेकिन यूनियन 56 एंट्री में क्लियरली लिखा हुआ है कि रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली कौन मैनेज करेगा, पार्लियामेंट। समझ में आया, कौन रेगुलेट करेगा, पार्लियामेंट। आर्टिकल 62 उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है, ये इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के लिए आर्टिकल है। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। इवन Parliament by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute। तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। बेसिकली लॉ बनाया ही हुआ है पार्लियामेंट ने। जो लॉ बनाया है वो है रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और इंटर स्टेट डिस्प्यूट एक्ट 1956। इसके हिसाब से जो है इसके हिसाब से जो है बेंचेस, ट्रिब्यूनल बेंचेस बनाई जाती है। वो ट्रिब्यूनल्स जो है डिसाइड करती है कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो जजेस हैं, जो स्टेट हैं, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस भी ले लेता है और फिर अपनी रूलिंग भी दे देता है। ठीक है, तो इससे डिले बहुत हो रहा है, अननेसेसरली इश्यूज़ बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके कारण डिमांड है कि जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट एक्ट है उसको दोबारा से अमेंड किया जाए। ठीक है, तो अमेंडमेंट बिल भी आया है लेकिन अभी तक के वो एक्ट नहीं बन पाया है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या न्यूज़ है, उसके बारे में बात करते हैं।
On August 14, the Tamil Nadu government sought the Supreme Court intervention to make Karnataka immediately release 24,000 cubic feet per second from its reservoir and ensure the availability of the specified quantity of water at a Biligundlu on the interstate border for the remainder of the month. ठीक है, बेसिकली क्या कहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कि सुप्रीम कोर्ट प्लीज़ इंटरवीन करो आप, क्योंकि कर्नाटक का जो है रिलीज़ नहीं कर रहा है पानी। समझ में आया? ले दे के ये बात है, अपने को नंबर की ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अर्ज द कोर्ट टू डायरेक्ट कर्नाटक टू एंश्योर द रिलीज ऑफ 36.76 TMC स्टिपुलेटेड फॉर September 23 एज पर द कावेरी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल फाइनल अवार्ड ऑफ February 2007 दैट वाज मॉडिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2018। तो 2007 में ट्रिब्यूनल ने फाइनल अवार्ड किया था, उसको 2018 में दोबारा चेंज किया क्योंकि जो मानसून पैटर्न है वो चेंज हो रहा था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और कौन गया था? तमिलनाडु। उसने कहा था कि हमें प्रॉपरली पानी नहीं मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से एक बेंच बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूट किया था और फिर डिसाइड किया गया था। हाउ इज़ द वाटर बीइंग शेयर्ड? A monthly schedule is in place for Karnataka, the upper riparian state of the Kaveri basin, to release water to Tamil Nadu. As per the schedule, Karnataka is to make available to Tamil Nadu at Biliguru a total quantity of itna in a normal water year. On this quantity, 123.14 TMC to be given during the period from the June to September, also marking the season of southwest monsoon. Inevitably, it is during this period the Kaveri issue get flare up when the monsoon is lower than anticipated. Basically, एक शेड्यूल बना के रखा गया है और जनरली जुलाई और सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा वाटर रिलीज़ होता है। क्यों होता है सबसे ज़्यादा वाटर? क्योंकि ये मानसून मंथ है और इसी में सबसे ज़्यादा पानी जमा होगा, तो इसी में सबसे ज़्यादा रिलीज़ होगा। लेकिन जनरली इशू भी इसी समय होता है, क्योंकि जब भी डेफिशिएंट ऑफ रेनफॉल होगी, डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल, तो उसके कारण फिर दोनों, तमिलनाडु बोलेगा हमें ज़्यादा पानी चाहिए, कर्नाटक बोलेगा हमें ज़्यादा पानी चाहिए, इशू आ जाएगा। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स जजमेंट इन February 2018 ऑन द CWDT 2007 अवार्ड, द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी वर इस्टेब्लिश 4 months लेटर टू एंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट। ठीक है, तो जजमेंट दिया गया था 2007 के अवार्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में। उसके बाद 2 कमेटी बनाई गई थी, एक CWMA मतलब कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, ताकि इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। सिंस देन द 2 bodies हैज़ होल्डिंग मीटिंग टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। दोनों बॉडी जो है मीटिंग कर रही है ताकि हर मंथ, ताकि देखा जा सके कि क्या सिचुएशन है। वाई तमिलनाडु अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट? तो Central Water Management Authority at its meeting on 11 August wanted Karnataka to manage its release in such a way that the 10,000 cubic of water was realized at Biligundlu for the next 15 days starting from August 12. In other words, Karnataka have to provide 0.8 TMC or 12.9 TMC totally in 15 days. The authority also decided that based on future rainfall there would be a re-evaluation of the quantity to be released. But what apparently ate Tamil Nadu was a refusal of Karnataka during the meeting to be abide by the quantity that was agreed upon the meeting of the CWRC in the previous day, which was the figure of 15,000 cubic for 15 days. However, Karnataka during the authority meeting said it would release only 8,000 cubic. ठीक है, तो क्या हुआ कि इन लोग जो मीटिंग बनी थी CWMA की, उसमें डिसाइड हुआ एक सर्टेन अमाउंट भेजा जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे जो है कर्नाटक का मना कर दिया, बोला हम नहीं भेज सकते, हम सिर्फ 8,000 भेजेंगे। 15,000 क्यूसेक की बात हुई थी, लेकिन 8,000 भेजेंगे। हाउ हैज़ कर्नाटका रिस्पॉन्डेड? Karnataka has contended that the lower rainfall in the Kaveri catchment including in Kerala has led to the poor inflow of its own reservoir। तो कर्नाटका क्या बोल रहा है कि इस बार रेनफॉल बहुत कम हुई है कावेरी कैचमेंट एरिया में, जिसके कारण उनके जो रिजर्वायर हैं वो खाली रह गए हैं, भरे नहीं हैं। ऑन सैटरडे इन मैसूरू चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, जो कि रिसेंटली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस पार्टी के, टोल्ड जर्नलिस्ट दैट वेन एवर एडिशनल वाटर फ्लोड इनटू द रिजर्वायर कर्नाटका वाज रिलीजिंग इट टू तमिलनाडु। जब भी रिजर्वायर में पानी एक्स्ट्रा आता था हम लोग रिलीज़ करते थे तमिलनाडु को, पर बट दिस ईयर कर्नाटका वॉज नॉट इन अ सच अ पोजीशन ही कंसीडर्ड। पर इस साल ऐसी पोजीशन नहीं है कर्नाटका की। अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ द IMD कोडागू, द डिस्ट्रिक्ट साइटेड बाय द सिद्धारमैया फॉर डेफिसिट rainfall received 44% less rain during June 1 and August 15 than what it was expected to experience. Also, the Karnataka at the authority meeting has refused to accept the demand of Tamil Nadu for following a distress sharing formula, even though its chief minister in Mysuru favored the idea of sharing distress। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि CM से जब बात की है तो CM बोले कि इस बार हम नहीं दे सकते पानी। IMD की रिपोर्ट के हिसाब से जो कोडागू डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है, वहाँ पर 50% के आसपास, 44% लिखा है, ऑलमोस्ट हाफ जो है डेफिसिट रेनफॉल हुई है पिछले 2.5 महीने में, मतलब 1 जून से 15 अगस्त के बीच में। इसके कारण इनकी पोजीशन ऐसी नहीं है। हालांकि जो मीटिंग थी उसमें बात की गई है तमिलनाडु के द्वारा कि जो डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला है उसको फॉलो किया जाए,
मतलब आप डिस्ट्रेस में हैं। जनरली आपके 1000 लीटर पानी शेयर कर रहे थे दोनों, लेकिन इस बार 100 ही लीटर पानी बचा है, तो 100 लीटर को कैसे शेयर किया जाए? शेयर तो करना ही पड़ेगा। तो डिस्ट्रेस में जो बचा हुआ पानी है उसको कैसे शेयर किया जाए, उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला। वो जो चीफ मिनिस्टर है उसको फेवर तो कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग में गवर्नमेंट ने, कर्नाटका ने मना कर दिया है शेयर करने के लिए। अब व्हाट लाइज नेक्स्ट टू तमिलनाडु? द तमिलनाडु स्पेशली इट्स फार्मर इन द कावेरी डेल्टा इज ईगरली अवेटिंग टू सी वेदर द कर्नाटका विल गो एटलीस्ट बाय द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी। तो जो फार्मर्स हैं वो एटलीस्ट ये चाहते हैं कि जितना अथॉरिटी बोल रही है उतना तो पानी रिलीज़ कर दिया जाए। अगर आप प्रेजेंट देखें, मेट्टू रिजर्वायर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, कैपेसिटी नहीं, स्टोरेज बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। ऑलमोस्ट 20 TMC है, जो कि सिर्फ 10 दिन के लिए, है ना, 10 दिन तक कवर कर पाएगा यूसेज, है ना, जो डोमेस्टिक यूज़ है और क्रॉप यूसेज है। ठीक है, उसके बाद फिर इनको एटलीस्ट 1 महीने का पानी की ज़रूरत है। किसके लिए? फॉर अ शॉर्ट टर्म क्रॉप कुरुवई के लिए। तो अब देखना पड़ेगा कि इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ द सुप्रीम कोर्ट इज़ गोइंग टू व्यू द मैटर। अ डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला एक्सेप्टेबल टू ऑल सीम्स टू बी अ नीड ऑफ आर। तो डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला जो है उसको बनाने की ज़रूरत है, ताकि सारी पार्टी जो है डिस्ट्रेस में जो है क्या करें, जो भी एक फार्मूला बन जाए और सबको एक्सेप्टेबल हो, ताकि जो क्लाइमेट इश्यूज़ तो आने ही हैं, है ना, रिसेंटली एल नीनो चल रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें आपकी रिपीट होती रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो एक डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला बनाने की ज़रूरत है, ताकि सारी पार्टी जो है डिस्ट्रेस में ये इशू दोबारा बार बार उठे ना, और जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, रिवर डिस्प्यूट, वो ना बना रहे। समझ में आया क्या? ये हमारा आर्टिकल था।